More than 9 decades of serving the nation. Central Board of Irrigation and Power. मैं बिलीव करता हूँ अगर हुनर है तो कहीं भी काम कर सकते हैं, हुनर नहीं है तो कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो बिकॉज ये मार्केट के फंड है। ये अभी 2 ड्राइव देख रहे हो ना, जिस नेटवर्क को मैंने लगाया है ना, इसमें 47 ड्राइव्स लगा सकते हैं। इस नेटवर्क पर 247 ड्राइव है और एक ही जगह से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोनों को मैंने नेटवर्क पे कनेक्ट किया और ये मेरे पास पीएलसी है जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम कर रखा है। यानी जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो मैंने पीएलसी में प्रोग्राम किया है। कंट्रोल एक्चुअली पीएलसी कर रहा है मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो मेरे को चाहिए, जो आप सीखने वाले हो आज। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो रखी है, एज इट इज कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, या ऑपरेटर को नहीं। ऑपरेटर को तो मैं उतना ही एक्सेस दूंगा ना जितनी रिक्वायरमेंट है। तो फिर मैंने क्या कर रखा है, इसी कंट्रोलर को HMI से इंटरफेस कर रखा है। ये मेरी HMI है। आप ये समझ लो कि आप स्टार्टअप पे बड़े लेवल पे करोगे, ये थोड़ा छोटे लेवल पे ऑपरेटर्स मेरा काम करेंगे। ये एक मैन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने होम स्क्रीन आप बोल सकते हो। आप बोल दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर ये मेरी मैन स्क्रीन है। सी दिस वन एलन बेल्टी ड्राइव स्नाइडर, ये अलग अलग है। तो मेरे को जो भी कंट्रोल करना है मैं इजीली कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक एलन बेल्टी का डेटा ईबी पे आएगा, स्नाइडर हो गया, लार्ज प्रोसेस प्लांट हो गया, एलन बेल्टी पीएलसी, यानी अलग अलग हमारे ऑपरेशंस हो। तो उसके जो स्विचेस हैं हम यहाँ से कंट्रोल एग्जैक्टली सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा जो मेरे को कंट्रोल करना है, आई कैन सिलेक्ट इट। से मैंने एलन बेल्टी सिलेक्ट किया और एलन बेल्टी ड्राइव में मेरे पास अभी जो करंट चल रहा है उसका डेटा यहाँ पर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज मैंने कमांड दी है। अगर मैं यहाँ से 5 हर्ट्ज करता हूँ तो 5 हर्ट्ज पर ही चलेगा। वहां पे देखो सामने और स्लो, इधर और स्लो हो जाएगी। यानी मशीनों में कितनी सारी मोटर होती है, कितनी सारी स्पीड कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम एक ऑपरेटर को एक्सेस दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल करता है। अब अगर यहाँ पे अब ध्यान से देखो, मैं अगर स्टॉप कर दूं, बंद हो गया, स्टार्ट करूंगा, चालू। ये पूरा नेटवर्क है जिसको आप कहते हो ईथरनेट नेटवर्क को मैंने यहाँ से एक बार गई हुई जिसके थ्रू मैंने कनेक्ट करा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये पैरामीटर शायद मिसमैच कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से रिवर्स करना चाहता हूँ, अच्छा रिवर्स तो रनिंग में ही है, मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सामने 10 हर्ट्ज दिखा रहा है ना, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेयर मिनिमम 5 सेट कर रखा है इसमें, यानी बेयर मिनिमम 10 कर रखा है। अगर मैं 15 करूंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। yes, 15 है, हाँ। तो क्योंकि जो सेटिंग्स है ना उसमें 10 ही है मिनिमम हर्ट्ज पैरामीटर, क्योंकि हम सेट करते हैं और इवन हम ड्राइव के अंदर सेट करते हैं कि मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, तो उसमें 10 कर रखा है। आउटपुट करंट इतना आ रहा है, वोल्टेज इतना आ रहा है। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, उसी रेशियो पे चलता है, लीनियर एक्सप्रेशन। यस, अगर हमारा ये सिस्टम नहीं होता या नेटवर्क नहीं होता तो आप करंट कैसे मेजर करते हैं वाटर का? करंट मीटर का यूज करके, अमीटर का यूज करके, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यस, अब आप देखो ना, ये सिस्टम आप ये समझ सकते हो कि आपके ब्रेकर्स कनेक्टेड है फील्ड में और मुझे उनको एक लेवल से ज्यादा अगर करंट जा रहा है तो मुझे ट्रिप मारना है, यहीं से एक्सेस रियल टाइम एनालिसिस हो जाएगा, कर सकते हो। तो फील्ड में पीएलसी में लगाऊंगा और एनर्जी मीटर लगे होंगे फीडर पे, और एनर्जी मीटर से डायरेक्ट वोल्टेज करंट पावर सारा कुछ मैं एक्सेस करूंगा और ऑटोमेशन कर दूंगा, तो मेरे ब्रेकर ट्रिप मार दूंगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम पीएलसी यूज करते हैं फील्ड में। इस बिल्डिंग के अंदर नीचे डीजी लगे हैं ऊपर की तरफ और नीचे एक कंट्रोल रूम है, जहां से मैं लेके जाऊंगा, लास्ट डे आपको दिखाऊंगा। पीएलसी लगा है डीजी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। इसका बहुत बड़ा यूज है, कोई छोटी चीज नहीं है पीएलसी। अब यही चीज मुझे स्नाइडर पे जाना है, स्नाइडर का डेटा सामने आ रहा है। अगर मेरे को 25 हर्ट्ज करना है, मैं 25 हर्ट्ज कर सकता हूँ। लास्ट पर इस तरह अगर इसको वोल्टेज को अभी डिवाइड करेंगे तो परसेंट रहेगा। बिल्कुल यही है VFD, इसी को। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? फॉरवर्ड रनिंग। यहाँ से जाएंगे तो मेरा रिवर्स रनिंग होगा इस तरीके से। रिवर्स मतलब रिवर्स जाएगा और यहाँ पे माइनस में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सर रिवर्स पे जाने के लिए आपने पहले ये स्टार्ट नहीं, जस्ट यहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स आप कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं। स्टॉप करना है तो स्टॉप कर लो, बिल्कुल। अभी चल रहा है ये।
सर अभी एट अ टाइम हमारे पास यही डेटा है, हाँ हाँ। स्क्रीन पे यही रिप्रेजेंट किया जाएगा। नहीं, अभी मैंने कम डेटा लिया है, मैं थाउजेंड्स ऑफ डेटा उठा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे सर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करंट वोल्टेज है ना, पावर फैक्टर्स, आरपीएम होता है, आरपीएम भी होता है, सब कुछ होता है। ये पूरा नेटवर्क स्टेब्लिश है, यानी ये कि एक अलग लेवल का सिस्टम बनाया हुआ है। खाली पीएलसी से ऑटोमेशन कर सकते हो, स्काडा से मॉनिटरिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन। लेकिन फर्दर और आगे बढ़ना है तो ड्राइव से लगानी है, एचएमआई लगानी है, स्काडा यानी नेटवर्क स्टेब्लिश करना है, डीसीएस लगाना है, बड़ी सारी चीजें। तो इससे आप एक इनिशियल लेवल पे एंटर हो सकते हो, और फर्दर लेवल पे थोड़ा टाइम, बट रास्ते मिल जाएंगे, इतना मैं कर दूंगा। ठीक है ना। तो अभी यही प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अगर मैं पीएलसी पे जाता हूँ, आउटपुट कंट्रोल करने हैं, आउटपुट ऑन ऑफ है, और यहीं से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये आउटपुट कहाँ है? वो देखो, सर इससे कोई हम पार्टिकुलर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। करते हैं। रिले है बेसिकली, ये हो रहा है अंदर से रिले से स्विचिंग हो रहा है, और यहीं से वायर लगा के हम अभी। कंट्रोल ये मैनुअल ओवरराइड भी यहाँ से स्टार्ट को बोल सकते हैं। वहां से भी हो सकता है, बट अभी यहाँ से कर रहे हैं मैं दोनों तरह से, यानी रिमोट लोकल हम बनाते हैं, रिमोट एंड लोकल दोनों बनाते हैं। सर बेसिकली ये डिजिटल कमांड के लिए बेसिकली सिर्फ ऑन और ऑन ऑफ करने के लिए। अब वो हमारा पैरामीटर्स को कंट्रोल कंट्रोल्स करने के लिए। दोनों काम कर रहे हैं। आ रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट। ये हमारा बड़ा सा प्लांट है, उसका डेटा आ रहा है नेटवर्क पे लैब नंबर 2 से। तो हम मेनली यही करने वाले हैं कि ये पूरा डिजाइन कैसे करेंगे, आगे प्रोग्राम चल क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। थोड़ा सा विजन दिया, आगे निखिल सर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका पीएलसी से। तो नोट करते जाइएगा, लिखते जाइए, कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा, और कॉन्टिन्यूसली फ्लो में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी मैं बीच बीच में इंटरेक्ट करूंगा आपसे। सर ये एसएमपीएस है 5 वोल्ट का। हाँ, 5 नहीं 24 वोल्ट का। आ जाओ। प्रोग्रामेबल मतलब कि जो यूज़र होता है, यूज़र यानी मैं जो प्रोग्रामर होता है, वो उसमें एक प्रोग्राम के थ्रू जिसमें हम लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे लॉजिक, हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हुए एंड और एक्स और एक्स, तो इसी कमांड के थ्रू हम पीएलसी भी काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 2 स्विच है आपके, 2 स्विच अगर आपके हाई हो जाए तो आपकी एक मोटर ऑन हो जाए, तो ये बेसिकली एक एंड गेट होता है। ठीक है। इसी के अपोजिट जैसे कि और गेट होता है आपका कि 2 इनपुट्स हैं आपके, आइदर 1 और आइदर 2, दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर गया तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। तो इसी लॉजिक्स पे हमारी पीएलसी। ठीक है। तो थोड़ा ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है और पीएलसी। माइक्रो प्रोसेसर की सर बात करूँ तो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेस डिजिटल डाटा एंड एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज अ आउटपुट। सर डिजिटल और एनालॉग डाटा क्लियर है? ठीक है ना। तो ये डिजिटल इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट को ऑपरेट कर देता है, जिसमें ये हमारे ओल्ड ट्रेडिशन में यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आपके माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें क्या है, रैम और रोम की आपकी इनबिल्ट होती है एडिशन। फिर ये आपकी पीएलसी है। पीएलसी बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा उस चीज़ के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम रिले टू बिट, कि कैसे रिले से बिट एक बनती है। बिट सर समझते हैं, बिट मतलब बेसिक सिंगल है, बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर 0 या 8 बिट। हाँ, वो तो जैसे 1 बाइट बन जाता है 8 बिट। ठीक है। मेमोरी तो छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक एंटिटी है हमारी बिट। तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे सर ये देखिए कि इन्होंने यहाँ पे है ना रिले बना रखी है। रिले 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है आपकी, एसी भी हो सकती है 230 वोल्ट। ठीक है। तो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं कि देखिए इसमें 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, एनसी और एनओ। इसमें जैसे ये कमांड आती है, एनओ एनसी में कन्वर्ट हो गया और एनसी एनओ में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये 0 से 1 हो गया या 1 से 0 हो गया। ठीक है। ये ट्रांजिशन ऑफ रिले टू बिट दिखा रखा है। तो वही चीज़ ये इन्होंने दिखा रखी है कि जैसे ही मैं ये एसी सिग्नल जाता है मेरा आर्मेचर पे रिले को, तो ये मेरी बिट जो है ऑपरेट करती है। जो एनओ है वो एनसी में कन्वर्ट हो गया और एनसी जो है एनओ में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो नीचे वाला रेड था वो ऑफ हो गया है और ऊपर जो ग्रीन वाला है वो ऑन हो गया।
ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है ट्रांजिशन ऑफ रिले टू बिट। सो मतलब बाइस्टेबल काम कर रहा है ना। जैसे आपने रिले कार्ड्स देखे होंगे, उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक एनो होता है, एक एनसी होता है, कॉमन होता है। जैसे तो मैंने बस दिखा भी रखा है, एक मेरा कॉमन है इसमें। कॉमन में क्या है कि एक फेज आ गया है और दो कॉन्टैक्ट्स है एनसी और एनो। एनो जो है एनसी में कन्वर्ट हो गया और एनसी जो है एनो में। तो ये बेसिकली बाई स्टेट्स में हो गया। ठीक है, ये सर एनो एनसी कॉन्टैक्ट्स दिखा रखे हैं उन्होंने। जैसे नीचे वाला मेरा एनो है, ऊपर वाला मेरा एनसी है। ये हम आरएलसी सर्किट में इस तरीके से भी यूज करते हैं और सेम मेरा कंसर्टिव पीएलसी में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉइल है। कॉइल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली उन्होंने सीआर करके दिखा रखा है, कैलिब्रेट थोड़ा अलग। It uses programmable memory to store instruction and specific functions that include on-off control, timing, counting, sequencing, arithmetic and data handling to the control process। अगर सर मैं PLC की बात करूँ, आपने जैसे देखा होगा कन्वेंशनली मेथड हम RLC सर्किट यूज करते हैं, रिले लॉजिक सर्किट। ठीक है, मैं बिना PLC के भी ऑटोमेशन कर सकता हूँ, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर होती है सारी, मतलब उसमें टाइमर है, कंट्रोलर है। तो बेसिकली PLC ने करा क्या है, उसी चीज़ को एलिमिनेट करा। ये सारी चीज़ें ना मैंने उठा के टाइमर, काउंटर, रिले वगैरह एनो एनसी कॉन्टैक्ट PLC में डाल दी। ठीक है, तो उसने करा क्या है, बेसिकली जो जितनी मेरी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर थी उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये वही चीज़ें थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि PLC की क्या वर्किंग है, क्या क्या यूज है। इट इज यूजिंग इंडस्ट्रियल कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू रिप्लेस मैकेनिकल टाइमर, काउंटर, मैकेनिकल रिलेज इनटू सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस। इन PLC we can program with the help of logic and it provides us controlling of any process as per our requirement। कोई चीज़ लिखी हुई है सर उसमें बेसिकली मैंने देखा है देखो कि RC लगाते थे नॉर्मल जो मैकेनिकल टाइमर्स होता है, उसमें R और C की वैल्यू को चेंज करके तो टाइम कॉन्स्टेंट चेंज होता है। तो 5 टाउ होता है ना, हाँ, तो उसको वेरी करते हैं उसको ऑन। तो वही चीज़ है वही सीधा PLC। तो अब ये अब आप देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे उसी को कि टाइमर और काउंटर हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, extensive use of PLC because of flexible, faster response time, less simpler and wiring, modular design, rugged and withstand harsh industrial surrounding। तो वही चीज़ें लिखी हुई है, मतलब फ्लेक्सिबल है, इजीली मैं उसमें क्या है रेदर देन कि मैं वायर रिवायर करूँ, अगर मुझको कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा PLC में प्रोग्राम चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो उसने उसी चीज़ को एलिमिनेट करा है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है, जनरली माइक्रो सेकेंड्स में इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है कि मान के चलिए इनपुट में मेरा कोई स्टेटस अपडेट हुआ, किसी सेंसर ने कमांड दी, तो उसी के काउंटर में PLC आउटपुट में कोई आउटपुट जनरेट कर देगी। कोई रिले ऑपरेट करना है, टाइमर ऑन करना है या आपकी अलार्म इंडिकेटिंग लाइट ऑन करनी है, तो वो चीज़ें। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है, लेस एंड सिंपल वायरिंग, मॉड्यूलर डिज़ाइन, ईजी टू रिपेयर एंड ट्रबलशूट, कैन विथस्टैंड हार्ड इंडस्ट्रियल सराउंडिंग। तो कुछ म्यूजिक लिखे हुए हैं सर यहाँ पे SCADA में ज़्यादा सिर्फ ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को लॉजिक फॉर्म में दे रहा है ना PLC पैनल को। कि जैसे कि कोई सेंसर है, उसने कमांड दी, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो पहले 0 पोजीशन पे था, अब वो 1 पोजीशन पे हो गया, तो वो बेसिकली कमांड आई है मेरे SCADA पे। तो एक मैं उसके मतलब उस चीज़ को एक्सेस करके आउटपुट में कुछ भी जनरेट कर सकता हूँ। मतलब वो प्रोग्राम मैं PLC में डेवलप करता हूँ कि ये अगर मेरा सेंसर आउटपुट दे तो आउटपुट में ये चीज़ मैं ऑन कर दूँ। ठीक है, वो चीज़ आप SCADA को कम्युनिकेट करके देखेंगे तो वो चीज़ आपको SCADA में भी क्लियर हो जाएगी। कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जो मैंने चीज़ें बताई है ना, वायर एंड टी वायर सर्किट सारी चीज़ें हुई है। लोअर कॉस्ट डे बाई डे अगर इसकी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यूज में आ रही है, ठीक है, ग्रेजुअली, तो ये चीज़ें इसकी मतलब कॉस्ट पर भी इफेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे ये यूज में आ रही है। कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि मैं ये जैसे सर ने आपको दिखाया था वहाँ पे मेरे PLC के साथ कई डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, मैंने उसे मॉडल्स पे लेके कई डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी मैंने बढ़ा दी है। जैसे सर ने बताया था 247 डिवाइस में उसमें कनेक्ट कर सकते, ठीक है, हर 32 डिवाइस के बाद मेरे को एक बूस्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि 32 जो डिवाइसेज होते हैं उसके बाद एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट जो होता है आपने पढ़ा होगा उसमें कम होता जाता है, तो बेसिकली वो उसको सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं। हर 32 डिवाइस के बाद मैं वो बूस्टर लगाता हूँ। सर ये मॉडबस कौन सा कम्युनिकेशन मॉडबस सर 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। ये मॉडबस TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल
और दूसरा प्रोसेसर मोडबस RTU, मोडबस SPI, वैसे एक्चुअली बहुत होते हैं, आप देखेंगे ना उसके बारे में पढ़ेंगे कम से कम 10 बार होते हैं, पर जो मेन जो 3 है ना वो ये यूज़ होते हैं, SPI, RTU और TCP/IP, ठीक है। वही चीज़ें लिखते हैं सर, कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, क्विक रिस्पॉन्स टाइम। अब ये सर मेन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC। इसमें देखिए सर एक तो होता है इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल क्या होता है, ये देखें आप, ये जैसे मेरे इनपुट है PLC, NO NC बटन, और ये आउटपुट है इंडिकेटिंग लाइट। ये जो मेरे इनपुट्स है ना NO NC बटन, ये इनपुट मॉड्यूल में जाके कनेक्ट है, जो ऊपर टर्मिनल्स है ना इनफ्रॉम इनपुट मॉड्यूल में, जहाँ पे मेरे ये टर्मिनल्स पे NO NC बटन जाके कनेक्ट है, ठीक है। और जहाँ पे ये आउटपुट कनेक्ट है मेरे PLC के नीचे 40 4 मॉड्यूल देखिएगा लिखा होगा, ये मेरा आउटपुट मॉड्यूल मिला, ठीक है। जहाँ पे मेरे इनपुट कनेक्ट है उसे इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं, जहाँ पे मेरे आउटपुट कनेक्ट होते हैं उन्हें आउटपुट मॉड्यूल। तो ये इसमें देखिए सर, ये इनपुट है, जैसे एक NO बटन लगा दिया, एक NC बटन लगा दिया, आउटपुट में इन्होंने मोटर, इंडिकेटिंग लाइट है या कोई सोलेनॉइड बोर्ड है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ NO रखे हैं, कुछ NC उन रखे हैं। NC एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आप ड्यूअल स्टार्टर एक बनाना चाहते हैं, ड्यूअल स्टार्टर में एक स्टार्ट बटन होता है, स्टॉप बटन होता है, वो LR की NC हो गई आउटपुट में, फिर उसके बाद आउटपुट में कॉन्टेक्टर की कॉइल हो गई, ठीक है। वही NC से होते हुए OLR की NC से होते हुए आपके कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई की, ठीक है। तो आप वहाँ पे NO लगाएंगे, NC लगाएंगे, OLR की NC लगाएंगे इनपुट्स में, और आउटपुट में कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ है। एक इसमें सर पावर सप्लाई, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि ये 5 वोल्ट्स की होती है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जो बेसिकली 230 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जनरली हम क्यों करते हैं, जो मेरे फील्ड्स के डिवाइसेज है ना इनपुट और आउटपुट, ठीक है, वो 24 वोल्ट पे वर्क करते हैं। डिपेंड करता है, मतलब इन डिजिटल सिग्नल है तो 24 वोल्ट DC या 0 वोल्ट DC, अगर एनालॉग सिग्नल है तो वो आपका 0 to 10 वोल्ट हो सकता है, 4 to 30 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी पावर सप्लाई हो गई। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इसका, जहाँ पे इसमें इनबिल्ट इसके अंदर इनबिल्ट हो, ठीक है। CPU में सर ये 2 टाइप्स की मेमोरी होती है मेरी, प्रोग्राम और डाटा। एक होती है आपकी प्रोग्राम फाइल्स, एक होती है डाटा फाइल्स। आइडिया है उसका? रैम रोम वाला कंसेप्ट है। नहीं, रैम रोम वाला नहीं, जैसे कि इसमें ये है कि बायोस तो शायद प्रोग्रामेबल में फीड हो जाएंगे। हाँ जी, और प्रोग्रामेबल में, जैसे यूजर है जो मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगा वो प्रोग्राम में जाके फीड होगा। और डाटा में क्या है कि जैसे कि इनपुट रजिस्टर होते हैं, जैसे इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर हो गया, टाइमर के रजिस्टर, काउंटर हो गए, तो ये सब डाटा में आता है, ठीक है। एक आपका प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है या PC हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, तो ये चीज़ें मेन आपकी कंपोनेंट्स होते हैं। फिर पोर्ट कौन सा होता है? पोर्ट RS-232, RS-232, RS मतलब रिकमेंडेड, ये मैं लिखाऊंगा सर आपको जब स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड 232। फिर लैन वाली कोई आती है? लैन RJ45 वाली? RJ45 वाली आती है, जैसे 1200 हो गई थी सीमेंस की, वो यूज़ हुआ। इसमें जो पोर्ट हम यूज़ करते हैं वो RS-232, मतलब ये वेरी करता है PLC टू PLC। ये मेरा कौन सा टाइमर हुआ? T-on टाइमर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने मोबाइल का टाइमर चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि जैसे ही आप सप्लाई देते हैं मेरा टाइमर वर्क हो जाता है, वहाँ स्टार्ट होता है, फिर जैसे ही मैं सप्लाई रोक देता हूँ मेरी सारी सप्लाई रुक जाती है। पर क्या मेरी प्रीसेट वैल्यू चेंज होती है? कभी नहीं चेंज होती है। और जब मेरा प्रीसेट एक्यूमुलेटर बराबर, मतलब मेरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, मेरा एक अलार्म ब्लो करता है। पर जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे अलार्म तो दिखा नहीं सकता, तो मैं क्या लगा देता हूँ, आउटपुट लगा देता हूँ, एक बल्ब लगाता हूँ, ठीक है सर। समझ में आ गया? चलूँ आगे? इसमें कुछ पूछना है? नेक्स्ट टाइमर, अगर मैं इसी में RTO का बात करता हूँ, ये मेरा T-on है। अच्छा, अगर एक कंडीशन में आपसे पूछता हूँ, एक कंडीशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि सपोज करिए कि मैंने सप्लाई दी मैंने यहाँ पर, मेरा ये चला। अब क्या हुआ कि बीच में ये अभी तक सिर्फ पहुँच पाया है 6 तक पहुँच पाया, 6 तक ही पहुँच पाया था, और अभी मेरा सप्लाई किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी फॉल्ट, किसी भी फॉल्ट से ये मेरा रुक गया, किसी भी रीजन से मेरा सप्लाई रुक गई। तब क्या होगा बताइए? अभी आपको बता चुका हूँ, तो पहले ही बताया। क्या मेरा इनेबल चलेगा? इनेबल चलेगा? नहीं चलेगा सर, क्योंकि सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, इनेबल रुक गया। TT का क्या केस होगा? TT भी रुक जाएगा, सब रुकेगा, सब रुकेगा। अगर वो लगा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? 6 नहीं रहेगा सर, ये मेरा T-on है,
ये मेरा आरटीओ नहीं है। अगर आरटीओ होता तो फिर तो वो it will be 6। वहीं से पर start अभी क्या है कि मेरा ये टी ऑन टाइप का टाइमर है, तो 0 हो तो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर जब मुझे सप्लाई मिलेगी, तो फिर फिर जब मुझे वही सप्लाई start मिलेगी करेगा। तो फिर वही सारी कंडीशन चलेगा, ये चेक करेगा अपनी वैल्यूज को Starting। और ये मेरा इंक्रीज होना शुरू करेगा, फिर अपनी आगे चलेगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर बराबर पहुंच गई, जैसा भी मैंने बताया, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जब सप्लाई ब्रेक कर दी तो सब कुछ ब्रेक, अगेन सब कुछ ब्रेक। समझ में आया। अगला मैं केस बात करता हूँ, डीसी में मैं एनहेंस कर देता हूँ आरटीओ का, ठीक है सर। ठीक, मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा आ गया आरटीओ टाइप का, ठीक है जी। अब आरटीओ में क्या होता है, आरटीओ में क्या हुआ, सब कुछ सेम रहता है। जब मेरी सप्लाई ब्रेक हुई तो मेरा बाकी सब कुछ मेरा ऑफ हो जाएगा, पर मेरी एक्यूमुलेटर वैल्यू रिटेंड हो गई। आरटीओ में क्या होता है, इट रिटेंड्स द वैल्यू, इट रिटेंड्स मतलब कि स्टोर, ठीक है। अब जब सप्लाई आएगी तो फिर वो चेक करेगा, ये चेक करेगा 10 प्रीसेट की वैल्यू की एक्यूमुलेटर ज्यादा है, और जो काउंटिंग शुरू होगी वो 6, 7, 8 शुरू होगी, ना कि 0, 1, 2, 3 काउंट होगा, ठीक है सर। फिर कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आती है कि मेरी प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर बराबर मतलब 10 हो जाएगा, 0 is 1। अब क्या हुआ कि अब फिर आप सप्लाई को रोकोगे तो ये बाकी तो ये हमेशा 10 ही रहेगा ना, ये तो 10 ही रहने वाला है। एक्यूमुलेटर क्या रुका, कभी नहीं रुका। तो अब एक्यूमुलेटर को तो क्लियर करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा। तो कैसे क्लियर होगा सर, फॉर क्लियरिंग एक्यूमुलेटर, फॉर, क्योंकि अगर आपको आगे प्रोसेस चलाना है तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो यूज कौन सी बिट, रीसेट बिट, बस इतना रीसेट बिट यूज करना पड़ेगा, ओके। इसको नोट करिए। चले, अच्छा अगला टी ऑफ टाइमर है। आप खुद सोच के बताइए टी ऑफ टाइमर मेरा किस तरीके से वर्क करेगा, इसका ऑपोजिट सर। किस तरीके से बोलते हैं। इनपुट 1 enable 1 TT1 हाँ, देखते हैं, हो गया। चलिए, अगर मैं यहीं पर टी ऑफ टाइमर होता, टी ऑफ होता तो क्या होता, अगर मेरा टी ऑफ टाइमर होता तो नाम से मुझे क्या पता चल रहा है कि इट प्रोवाइड्स डिले व्हेन द सप्लाई इज ऑफ। ये कब डिले प्रोवाइड कर रहा है, जब मेरी सप्लाई ऑफ हो जा रही है। मतलब अब मैंने सप्लाई 0 दी तो मेरा 10 वो तो सेम रहेगा। मतलब मैंने, ये कौन सी स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट मेरी बता रही है कि मैंने प्रोग्राम जस्ट अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। अब मैंने सप्लाई को बंद किया, सप्लाई बंद किया तो ईएन तो 1 हो जाएगा, ईएन मेरा 1 हो जाएगा, पर टीटी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा टाइमर वो काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं करे, क्योंकि ये टाइमर का नाम ही है टी ऑफ। टी ऑन था, वो चेक करना शुरू करता था, पर टी ऑफ नहीं वर्क करेगा। पर इसमें क्या डिफरेंस आता है कि डन और हाई हो जाता है। इसमें मेरा ईएन के साथ साथ डन भी हाई होता है, 10 और ये 0 ही। अब जब मैं सप्लाई को ब्रेक करूंगा, सप्लाई को मैंने ब्रेक किया यहाँ पर, तब क्या होगा कि ईएन तो मेरा रुक जाएगा, पर अब मेरा टाइमर एक्टिव होगा। अब ये मेरा वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है सर। समझ में आया डिफरेंस। अब ये वर्क करना शुरू करा, अब ये वर्क करना शुरू करा तो जाहिर सी बात है, अगर ये रन हो रहा है तो टीटी मेरा हाई होगा, और साथ साथ मेरा डन हाई रहता है, क्योंकि डन ऑलरेडी हाई। बस ये थोड़ा उल्टा होता है। फिर कभी ना कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी ना कि प्रीसेट मेरा एक्यूमुलेटर बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ 10 होगा, कभी नहीं, ये 10 शुरू होगा तुरंत ही 10 का तो अपने आप 0 भी हो जाता है, पर जो भी है देखे नहीं, ठीक है। कभी ना कभी ऐसा होगा तुरंत ही मेरा क्या हो जाएगा, सब कुछ 0